हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, एनसीईआरटी की साइंस एसके झा सर के द्वारा ये जो बुक लॉन्च की गई है, एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। इसमें जो है हमारे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का साइंस का निचोड़ दिया गया है। इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक में जो है टू द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी को इस बुक में रखा गया है। ये बुक जो है आपके स्पेशल रेलवे बिहार एग्जाम्स के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि बीपीएससी, टीआरई, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार दरोगा यानी कि ऑल अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका एनसीईआरटी के ओरिजिनल एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, वीडियो डिस्कशंस और इम्पोर्टेंट वन लाइनर दिए गए हैं। जो भी छात्र इन बुक को खरीदना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी दुकान में जाकर के खरीद लें। तो आइए देखते हैं, पिछले पार्ट में हम लोगों ने 6 क्लास के 1 से लेकर के 16 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 के यानी कि क्लास 7 के 2 चैप्टर यानी कि 1-2 पादपों में पोषण और प्राणियों में पोषण, इन 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय नंबर 1। ये अध्याय नंबर 1 जो है 7 क्लास का है। इसमें क्या कह रहा है कि पादपों में पोषण, तो इनके पॉइंट्स को पढ़ना है। तो इनका पॉइंट है कि वह जीव जो अपना पोषण एवं भोजन अकार्बनिक यौगिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त करता है तो वह पादप कहलाता है। ठीक है, इनको फिगर के जरिए से देख सकते हैं कि इनमें क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल दिया गया है यहाँ, और द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्र है। ठीक है, तो इनमें जो है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए पत्ती का काट दिया गया है। और अगला फिगर देखते हैं। अगले फिगर में क्या दे रहा है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था की गई है। ये सूर्य है और सूर्य से जो सौर ऊर्जा पत्ती पर पड़ते हैं तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीज़ें दी गई है, जल, खनिज, पत्तियों में क्लोरोफिल। इनके अगले पिक्चर को देखते हैं। इनमें जो दिया गया है परपोषी पादप पर अमर बेल का पिक्चर। और नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया गया है, घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचनाएं होती है, इनका भी फिगर दिया गया है। देखिए, ढक्कन जैसी संरचनाएं हैं। और इनके पॉइंट नंबर ए की बात करें पादप में, तो पॉइंट नंबर ए प्लांट के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पादप जो है एक स्वपोषी जीव है। पादप कैसा है, एक स्वपोषी जीव है। और अगला पॉइंट है कि पादप क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। तीसरा पॉइंट है इसका कि यह प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। और चौथा है कि यह सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ऊर्जा एनर्जी यानी कि प्रयोग करता है और यह 99% सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित कर देता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी या निम्न पोषी या पादप में पाया जाता है। और पादप की खाद्य फैक्ट्रियां जो होती है वो पत्ती को कहते हैं। ठीक है, इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो पत्ती में द्वार कोशिकाओं से घिरे छिद्र को रंध्र कहते हैं और यह पानी के एकमात्र अधिक होने पर खुलता है। और अगला पॉइंट है कि रंध्र के बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता पड़ती है। और पॉइंट है इनके कि पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब जल के साथ सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन निकलता है। और अगला पॉइंट है कुछ पादप भी अपने भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं, इसे परपोषी पादप कहते हैं। ठीक है, पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है जो O2 की उपस्थिति में संभव नहीं होता है। इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट नंबर बी में पादप के बारे में पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है आपका कि राइबोजियम संयुक्त रूप से यानी कि एजेटोबैक्टर मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट या जीव का भक्षण करते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई, ट्रैप, सैंडियू और घटपर्णी इत्यादि।
और चौथा पॉइंट है कि अमरबेल परपोषी पादप के अंतर्गत आता है। अमरबेल जो है परपोषी पादप के अंतर्गत आता है। पांचवा पॉइंट है कि ऊर्जा का प्रथम स्रोत सूर्य यानी कि सूर्य एवं दूसरा जीवित प्रथम स्रोत पादप है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है और जाइलम में प्रवाह बहुउद्देशीय एवं फ्लोएम में प्रवाह एक देशीय रूप से होता है। और अगला पॉइंट है कि पादप में बनता है, ठीक है, ग्लूकोज एवं संचित रहता है स्टोर्च के रूप में। और अगले पॉइंट की ओर बात करें तो पादप में जल एवं खनिज लवण चूषक यानी कि सक्शन बल से प्रसारण द्वारा कोशिका विधि से होता है। और इनके अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनता है। पादप में रितिका एकल झिल्ली से घिरा होता है। और पॉइंट नंबर सी की बात करें मृत जीवी की पॉइंट की बात करते हैं। और सी में वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले यानी कि जीव जंतु से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। और इनके पॉइंट है कवक जो होते हैं वह अपना भोजन आहार ही सड़ाकर ग्रहण करता है, उनको कवक कहते हैं। और कवक यानी कि फंगी एवं जीवाणु को प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं, नेचुरल क्लीनर्स कहते हैं कवक को, कवक एवं जीवाणु को। और कुछ कवक का उपयोग खाना के रूप में किया जाता है जैसे कि मशरूम। इनके अगले पॉइंट की ओर बात करें तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कवक नम एवं उष्मा स्थान पर जो होते हैं क्या होते हैं वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है इनमें जो दिया गया फिगर के माध्यम से कि छत्रक के पैकेट से सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक, ठीक है, ये फिगर के जरिए दिखाया गया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं फिगर की ओर, बेड पर उगती कवक, ये देखिए फिगर के माध्यम से ब्रेड पर जो है उगती कवक है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं तो क्या दिया गया कि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, यानी कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का क्या है सूचक है। यह SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन सहजीवी संबंध कवक एवं शैवाल के बीच जो है दर्शाता है। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड मृतोपजीवी का उदाहरण है। और आयोडीन की प्राप्ति जो है लेमिनेरिया नामक शैवाल से किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है जो बैगनी रंग का होता है। अब इनके बाद NCERT एग्जाम्पलर के प्रश्न है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने भोजन के लिए तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, स्वपोषी। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो किसकी अनुपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, गलत है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये सही है। यानी कि 1 और 4 ये दोनों सही है। तो किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो 1 और 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या जो है 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पिक्चर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड के पोषक के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह क्या कहलाता है। तो मृतपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मृतपोषी। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो जब हम एक आवर्धक लेंस
के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस तरह के उद्घाटन के लिए दिखाया गया है? तो रंध्र दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, रंध्र। और क्वेश्चन 7 को देखते हैं। दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि दो जीव जो है आपके दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं और एक आश्रय, पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है, ठीक है। तो जीवों इस तरह के संघ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, सहजीवी। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो 8 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है? तो कच्चा माल कौन सा हवा में उपलब्ध है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो CO2 उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 9 में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका पादप यानी कि NCERT के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो किसके द्वारा ली जाती है? रंध्र के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न आते हैं। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो है तना, पत्तियां क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाती है? पत्तियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 12 की ओर आते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस, तो मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? O2 है मुक्त होने वाली गैस, O2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? O2। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें तो कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम घटपर्णी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अमरबेल है। तो अमरबेल क्या है? तो अमरबेल एक परजीवी है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों का भंडारण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और 16 नंबर में मिलान दिया गया है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलान करें तो क्लोरोफिल जो होगा वो पत्ता के साथ मिलेगा। नाइट्रोजन आपके जो हो जाएंगे, नाइट्रोजन का जीवाणु हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? जीवाणु। अमरबेल का क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगा। और जंतु का क्या हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा, परपोषित। और कीट भक्षी जो हो जाएंगे वो घटपर्णी हो जाएगा, ठीक है। तो 16 नंबर का आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। एक्सरसाइज 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्राणियों में पोषण। जटिल खाद्य पदार्थ कॉम्प्लेक्स फूड का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना ही विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। डाइजेशन यानी कि पाचन से प्राप्त पोषक जो होते हैं वो पोषण कहलाता है। और मानव में जो पाचन विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा होता है उन सभी को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मानव पाचन तंत्र के अंग है, इनको देखना है। इसमें अमाशय है, अग्नाशय या क्षुद्रांत, ये सभी पार्ट्स दिए गए हैं। अगला पॉइंट है कि पाचन से संबंधित ग्रंथियां निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट है ए नंबर में मुख्य गुहिका। तो इनके बारे में क्या दिया गया कि मुख्य गुहा में पाचन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है। अगला पॉइंट है कि मुख्य गुहा में 3 प्रमुख सहायक भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दांत होते हैं और जीभ और लार ग्रंथि 3 होते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला नंबर में दांत के बारे में। तो दांत जो होते हैं हम लोग जानते हैं कि दांत यह भोजन को पीसने और चबाने में सहायक होता है, ठीक है।
और अगला पॉइंट है कि दांत का ऊपरी परत जो इनामेल शरीर के सबसे कठोर भाग होते हैं, जो क्षारीय एल्कलाइन प्रकृति का होता है। और इनके तीसरे पॉइंट की ओर बात करें तो इनका तीसरा पॉइंट है कि दांत का सूत्र दिया गया है। तो और अगला है कि टूथपेस्ट जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, टूथपेस्ट इज अल्कलाइन। और इनके दांतों की व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो दांत की व्यवस्था, पीछे के जो 3 दांत होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अग्रचवर्णक, और आगे के 4 दांत होते हैं उनको कहते हैं कृंतक। ठीक है, इसी प्रकार दांत के बारे में दिया गया है। और सेकेंड पार्ट में है जीभ। जीभ में जो होते हैं स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, किन किन क्षेत्र पे जीभ का किस प्रकार का स्वाद है, टेस्ट है, उनके बारे में। तो बीटर मतलब तीखा जो पता चलता है वो जीभ के अंतिम भाग में पता चलता है। स्वादहीन टेस्टलेस जब पता चलता है जीभ के मिड पॉइंट पे पता चलता है, और फर्स्ट पॉइंट पे तो जो है स्वीट यानी कि मीठा का पता चलता है। इस प्रकार जीभ के बारे में। और अगला पॉइंट है कि लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में क्या दिया गया है, सैलिवरी ग्लैंड, इनके बारे में। तो यह जो होता है 3 जोड़ा होता है। सैलिवरी ग्लैंड कितना जोड़ा होता है, 3 जोड़ा होता है। और सबसे बड़ा लार ग्रंथि जो होती है वो प्रोटाइड ग्लैंड कहलाती है, और सबसे छोटा लार ग्रंथि जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड कहलाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और लार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 6.6 मान होता है पीएच मान। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रोटाइड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमित रोग यानी कि गलस्वा, जिसको मम्स कहते हैं, मम्स होता है। और अगला पॉइंट है कि लार एंजाइम एवं उनका कार्य करती है। अब जो है एंजाइम और उनके कार्य को देखते हैं। तो ये फिगर के माध्यम से एंजाइम और उनके कार्य दिए गए हैं। और अगला पॉइंट की ओर आते हैं तो इनके अगले पॉइंट में क्या दिया गया है कि टाइलिन। तो टाइलिन क्या है, टाइलिन का कार्य होता है कि यह स्टार्च का विखंडन करता है। और एमाइलेज, एमाइलेज का कार्य होता है कि यह स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। और लाइसोजाइम का कार्य है यह भोजन में जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो ग्रशिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। स्टोमक की बात करें यानी कि आमाशय में, तो आमाशय के क्या पॉइंट है इनको देख लेते हैं। तो आमाशय में भोजन जो होते हैं वो आहार नाल, ठीक है, के कर्माणु कुंचन के द्वारा पहुंचता है। और इनके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं आमाशय के, तो आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा जो है श्लेष्मा द्वारा होती है। और तीसरा पॉइंट है कि आमाशय से HCl का स्राव होता है, और जो प्रोटीन के पाचन शुरू एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। और प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है, और दूध प्रोटीन के केसिन को केसिनोजाइन में रेनिन में बदलता है। इसी प्रकार प्रोटीन का पाचन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में शुरू होता है। तो ये जो है स्टोमक के फिगर दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। इनमें क्रेडिला है और बॉडी वगैरह दिए गए हैं, फंडस दिए गए हैं फिगर के माध्यम से। और अगले सी पॉइंट में आते हैं तो सी पॉइंट में क्या दिया गया है, स्मॉल इंस्टेटाइन, छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत के जो भी पॉइंट हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इनमें है कि इनमें जो है भोजन का पूर्ण पाचन एवं विली के द्वारा अवशोषण भी होता है। और सेकेंड पॉइंट है कि छोटी आंत में अग्नाशय एवं यकृत जो होते हैं यानी कि लीवर से स्रावित रस को भोजन मिलता है। और तीसरा पॉइंट है कि यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत जो है ये पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। इनमें जो है 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम और जेजुलम और इलियम, ये 3 भाग होते हैं। अब आगे की पॉइंट आते हैं कि ड्यूडेनम जो है आमाशय से जुड़ा होता है, और जेजुनम किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र नहीं है, पाचन नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और इलियम में जो विली दीर्घरोम होता है जो आंत के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। और अगला पॉइंट है इनका कि विली में पतली पतली नलियां होती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। और अगले पॉइंट की बात करें तो इन्हीं द्वारा जो है अवशोषण होता है, ठीक है। और वसा का पाचन सर्वप्रथम छोटी आंत में ही होता है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो इनका अगला पॉइंट हमारा है छोटी आंत का फिगर दिया गया है।
और इनके अगले डी पॉइंट में आते हैं तो डी में लीवर के बारे में कह रहा है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। लीवर, तो यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, ठीक है। लीवर से वाइल जूस का स्राव होता है जो पित्त में संचित रहता है। और अगला पॉइंट है इनमें कि जो छोटी आंत में भोजन को मिलता है और पित्त रस जो होते हैं वह भोजन का पायशीकरण यानी कि विखंडन करता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है पित्त का रस जो होता है वो NaHCO3 के कारण क्षारीय हो जाता है। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो अगला पॉइंट है इनमें कि क्षारीय अवस्था में ही वसा का पाचन होता है। किसमें होता है? क्षारीय अवस्था में ही वसा का, फैट का पाचन होता है और विषों का निराकरण यानी कि लीवर के द्वारा होता है। पुनः बात करें तो लिस्ट में पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और ये हम लोग लीवर के बारे में फिगर दिए गए हैं। स्प्लींच है, स्टोमक है, ये सभी चीज़ दिए गए हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। ई पॉइंट में अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय का क्या दिया गया है? अग्नाशय का पॉइंट सारे उनको देख लेते हैं। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। तो क्या है? मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। और दूसरा पॉइंट है कि यह शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पैंक्रियाज जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और तीसरा पॉइंट है कि इनके अल्फा सेल से ग्लूकागोन का स्राव होता है जो कि संचित ग्लाइकोन को ग्लूकोज में बदल देते हैं। और इनके अगले पॉइंट की बात करें तो इसके जो है बीटा सेल इंसुलिन का स्राव होता है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोन में बदल देता है। और इनके तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं तो इनका तीसरा पॉइंट है कि इनके अधिकता से, ठीक है, मधुमेह रोग नामक रोग जो है वो होता है यानी कि डायबिटीज़ होता है इनके अधिकता से। और ये गामा सेल से सुमेटोसिन और सुमेटोस्टिन का स्राव होता है जो अल्फा बीटा सेल पर नियंत्रित करता है। अग्नाशय के बाहरी स्राव ग्रंथि से एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तथा ट्रिप्सिन और प्रोटोन के एमिनो अम्ल एवं लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है, ग्लिसरीन में बदल देता है। तो इनके एफ पॉइंट पे आते हैं। एफ नंबर पॉइंट क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के जो भी पॉइंट हैं इनको पढ़ते हैं। तो इनमें भोजन का पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इनमें अपेंडिक्स होता है जो एक अवशेषी अंग है, ठीक है। और इनमें केवल पानी का अवशोषण होता है। इनमें कुछ जीवाणु यानी कि जीवाणु द्वारा बैक्टीरिया B1, B3 और B5, B12 और K का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम लोग ये जो बड़ी आंत का दिया हुआ फिगर, इनके बारे में फिगर भी दिए गए हैं। और जी पॉइंट की ओर आते हैं। तो जी पॉइंट हमारा क्या है? घास खाने वाले पाचन, घास खाने वाले जंतु में पाचन, ठीक है। इनके पॉइंट को भी पढ़ते हैं। तो इनके पॉइंट क्या दिए गए हैं? घास खाने वाले जंतु में पाचन। और इनके फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि इनका जो है आंत जो होता है सबसे आंत लंबा होता है, ठीक है। इनका छोटी आंत लंबा होता है और इनमें भोजन का भंडारण रुमेन में होता है। और तीसरा पॉइंट है इनका कि इनमें सेल्यूलोज के पाचन के लिए छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच जो होती है वह अंधनाल पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट में। इनके आगे पॉइंट क्या कर रहा है कि इनमें जो है सेल्यूलोज के पाचन के लिए छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच अंधनाल पाई जाती है। और ये फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? घास खाने वाले जंतु में पाचन। तो इनको देख लेते हैं। ग्रसिका है, र्यूमेन है, क्षुद्रांत दिए गए हैं। ग्रसिका दिए गए हैं, र्यूमेन, क्षुद्रांत दिए गए हैं। ये बाय पार्ट करके बताया गया है। तो अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें। तो इनका अगला पॉइंट है अमीबा के बारे में, एच पॉइंट में। और एफ के बाद जी भी पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब एच पॉइंट में आते हैं अमीबा के बारे में। तो अमीबा क्या दिया गया है इनमें? यह जो है एक कोष के जलीय जीव है, ठीक है। अमीबा क्या है? एक कोष के जलीय जीव है। और इनके बारे में बात करते हैं तो इनमें जो है चलने एवं भोजन के लिए
जो है कृत्रिम पाँव यानी कि चलने एवं भोजन के लिए पदाव का होता है, कृत्रिम पाँव होते हैं जिसको हम लोग आर्टिफिशियल फुट कहते हैं। और अगला पॉइंट है इनका कि इनमें भोजन जो है अंततः कोशिकीय प्रक्रम द्वारा होता है। ठीक है, ये हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इनका अमीबा का। अमीबा के फिगर को दिया गया है, तो इनके फिगर में दिया गया केंद्रक है, और क्या दिए गए हैं, खाद धनिया दिए गए, धानिया दिए गए हैं। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भोजन का आमाशय में मंथन यानी कि ब्यूटी मट ने देखा था। किसने देखा था? ब्यूटी मट ने देखा था। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है इनका कि लार्ज यानी कि स्लेवा मड को शर्करा में बदल देता है। तीसरा पॉइंट है कि स्टार फिश अपना भोजन अपने आमाशय को बाहर निकालकर ग्रहण करता है। और चौथा पॉइंट है कि अग्नाशय जो होता है वो हल्का पीले रंग का ग्रंथि है। और पांचवा पॉइंट है कि संरचना में विभिन्न एवं कार्य में समान कौन सा दांत करता है, तो वो चवर्णक और अग्र चवर्णक कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है कि शरीर के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था ऊपर में कि शरीर के जो है वो ग्रास नली है, बड़ी आंत एवं मलाशय, इन सभी में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए 1 से 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, कौन कौन से पदार्थ है। एक नंबर में दिया हुआ उबला और मिसा हुआ आलू, दूसरा में दिया गया है ग्लूकोज का घोल, तीसरा में दिया गया है ब्रेड का एक टुकड़ा, और चौथा में दिया गया है सरसों का तेल। तो आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग देगा। तो सबसे पहले जब हम आयोडीन के साथ परीक्षण करेंगे उबले और मिसा हुआ आलू पे, तो ये काला और नीला रंग का देगा, यानी कि 1 नंबर। और तीसरा नंबर क्या है कि ब्रेड का टुकड़ा भी जो है हम लोग जब आयोडीन के साथ इनका परीक्षण करेंगे तो नीला काला रंग देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में विभिन्न है लेकिन कार्य में समान है। तो संरचना में विभिन्न और कार्य में समान है वो क्या कौन सा हो जाएगा, चवर्णक और अग्र चवर्णक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए शर्तों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन अंशों का सही संयोजन करता है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। तो ये कौन सा हो जाएंगे, कोई पाचन कार्य नहीं करेगा, ग्रास नली, बड़ी आंत एवं मलाशय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन 4 में आते हैं। तो निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि तो क्यों जाता है, इनके बारे में देखते हैं। मंसाल जीभ द्वारा प्रदान होता है, ऑप्शन ए में कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि भोजन के साथ लिया गया पानी का प्रवाह या गुरुत्वीय खिंचाव, या फिर भोजन नली द्वारा भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि पेट में मौजूद एसिड, तो पेट में मौजूद एसिड क्या है उनके बारे में जाने। तो पेट में मौजूद एसिड जो है वो एक हानिकारक जीवाणुओं को मारता है और भोजन के साथ प्रवेश करते हैं। ठीक है, और भी दिए गए पेट के स्तर के हानिकारक को बचाते हैं। और क्या कह रहा है, तो इसका सही आंसर 1 नंबर ही हो जाएगा। पेट में जो है हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, भोजन के साथ प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि अमीबा में उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव जो है आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है। तो इनको देखना है, इनके ऑप्शंस में क्या कह रहा है इनका ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि
क्या कह रहा है कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ को पचाता है। बी में भोजन को घुलनशील बनाता है। और सी क्या कह रहा है कि पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। तो सही आंसर हो जाएगा पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो इनके कथन को पढ़ना, इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, ठीक है, इनके पास एक करीब पतला और छोटा रक्त वाहिका एक नेटवर्क होता है, ठीक है, और इनमें छोटे क्षुद्रांत होते हैं जिनसे होकर के भोजन आसानी से निकल जाता है। और चौथा, इनमें उंगली की तरह प्रोजेक्शन होते हैं। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर जो हो जाएगा, और क्या कह रहा है, इन कथन को पहचान कीजिए जो विली को पचे हुए भोजन के साथ अवशोषण करने में सक्षम बनाते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1 नंबर में क्या कह रहा है इनमें कि इनकी दीवारें जो होती है वो पतली होंगी, ठीक है, और 2 में इनके पास सतह के करीब पतला और छोटा रक्त वाहिका का नेटवर्क होता है, ठीक है, और 4 नंबर में इनमें उंगली की तरह जो है प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 की बात करें, क्वेश्चन 8 नंबर में क्या दिया गया है, तो अमीबा के बनावटी यानी कि कृत्रिम पैर, ठीक है, अमीबा के बनावटी यानी कि कृत्रिम पैर का प्रयोग किया जाता है। तो पैर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, भोजन और संचालन पर अधिग्रहण करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, भोजन और संचालन पर अधिग्रहण करने के लिए। 9 नंबर प्रश्न की ओर बात करें तो लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित करते हैं। तो लार में मौजूद एंजाइम जो है परिवर्तित किस में करते हैं, सरल शर्करा को स्टार्च में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है कि जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को जुगाली का नाम दिया जाता है, जो है क्या है, जो कि निगला और आंशिक रूप से पचा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशुओं, ठीक है, पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही जो है क्रम बताएं। जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम जो बताना है हम लोगों को। तो क्या है, पहले निगलते हैं, फिर आंशिक पाचन होता है, जुगाली करना, फिर पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और 12th नंबर आते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन में 12 में कह रहा है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ, कौन सा, सेल्यूलोज युक्त जो है खाद्य पदार्थ मनुष्य के रुक्षांश के अच्छे स्रोत है। क्यों है अच्छे स्रोत इनके, क्योंकि मनुष्यों में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मनुष्यों में सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। अब बात करें 13 नंबर में, 13 नंबर में, तो 12 और 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 13 में अब जो है यहाँ पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और 14 नंबर है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रबंध होते हैं जो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, विली कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर पे। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन किसमें करता है। तो अमीबा अपने भोजन का पाचन जो है वो रिकित्का में करता है, यानी कि रिकित्का में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है आपका क्षुद्रांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और 17 नंबर प्रश्न करें तो 17 नंबर में है कि जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग घरा होता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है आपका
वृद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वृद्धांत। और 18 नंबर बात करें तो पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और 19 नंबर की बात करें तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका सेल्यूलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्यूलेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो 20 नंबर में कह रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले भोजन आमाशय में मंथन किसने देखा? तो सबसे पहले भोजन आमाशय में मंथन जो है वो व्यूमॉन्ट ने देखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, व्यूमॉन्ट। और 21 में कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है मिलान करना है, तो इनको हम लोग मिलान करेंगे कॉलम ए को कॉलम बी में। तो कॉलम ए में क्या दिए गए हैं? तो कॉलम ए में जो दिए गए हैं आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और कॉलम बी में वसा अम्ल, ग्लिसरॉल और शर्करा एमिनो अम्ल, ये सभी जो दिए गए हैं कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनका मिलान है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा से है, और प्रोटीन जो है वो आपका एमिनो अम्ल है। प्रोटीन किससे है? प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन दिए गए हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल से होगा। और वसा का क्या हो जाएगा? वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल दिए गए हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में है कि निम्न में से रूमिनेंट जंतु कौन है? तो रूमिनेंट जंतु कौन है इनमें से? तो गाय, हिरन और बकरी, ये तीनों जो है रूमिनेंट जंतु है। और 13 नंबर देखते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी को बी से मिलान करना है। तो कॉलम ए कॉलम बी में क्या दिए गए हैं कि शुद्रांत दिए गए हैं, वृद्धांत दिए गए हैं। तो इसी तरह मिलान करना है, तो शुद्रांत का हो जाएगा पाचन का पूरा होना, और वृद्धांत का क्या हो जाएगा? जल का अवशोषण करना, ठीक है। और यकृत यानी कि सी नंबर का क्या हो जाएगा? पित्त का निर्माण करना, ठीक है। और आपका आमाशय का क्या हो जाएगा? अम्ल का निमोचन करना, ठीक है। तो इसी प्रकार ये चैप्टर्स जो है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया 7th क्लास का। अगर इसी प्रकार के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और एक्सरसाइज ये जो है यूट्यूब